A little progress each day adds up to big results. Hello everyone, this is Shweta Pandey. Welcome to Step Up Academy. सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक टॉपिक इंटरेस्टिंग ही होता है क्योंकि वो हमें एग्ज़ाम्स में पढ़ना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग ना हो तो भी हमें पढ़ना ही है। ठीक है, लेकिन अभी कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके ऐड हुए हैं सिलेबस में वो ऐसे हैं कि जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं और आप उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं टॉपिक में से आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर का टॉपिक है आसियान। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आसियान। देखिए, इसमें हम देखेंगे कि एक्चुअल में आसियान क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके वर्क क्या क्या हैं, कब इस्टेब्लिश किया गया। हम इसमें मेंबर कंट्रीज़ भी देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें मेंबर कंट्रीज़ होती हैं। ठीक है, फाउंडिंग फादर्स भी होते हैं, मतलब जिसने इस्टेब्लिश किया, एज वेल एज उसके बाद धीरे धीरे करके जो कंट्रीज़ उसमें ऐड होते जाती हैं तो फिर वो मेंबर कंट्रीज़ बनते जाती हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे आसियान में। एज वेल एज हम ये देखेंगे कि इंडिया और आसियान के कैसे रिलेशंस हैं और कैसे वर्किंग है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज़ व्हाट इज़ आसियान। ठीक है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि क्या फुल फॉर्म है। तो ये फुल फॉर्म आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि क्षेत्रीय, आसपास की कंट्रीज़ जो होंगी वहीं का ऑर्गेनाइजेशन है, विच वॉज इस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी। जैसा कि हमने कहा कि इस्टेब्लिश करते हैं जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहाँ पे उसका कुछ रीज़न होता है, उसके पीछे का कुछ कारण होता है। तो यहाँ पे क्या उनका मेन मतलब एम क्या था? ये था कि पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी प्रमोट करना। ठीक है, एमिड राइजिंग टेंशंस अमंग दी एशिया पैसिफिक्स पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स। और जो टेंशंस अराइज हो रही हैं एशिया पैसिफिक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में, यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी लेके आना, प्रमोट करना। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, मतलब कि कंट्रीज़ भी कहाँ की होंगी? साउथ ईस्ट की ही होगी। ठीक है, अब देखिए आसियान का मोटो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। तो ये मोटो आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ये आ सकता है वैसे कि क्या मोटो है आसियान का, तो ये याद रखिएगा, वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। अच्छा, अब बात ये आती है कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था। तो जब ये इस्टेब्लिश किया गया उसी डे पर आसियान डे इस्टेब्लिश किया, मतलब मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कब ऑब्जर्व किया जाता है आसियान डे? 8 अगस्त को। आसियान सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर होता है या फिर सेक्रेटेरिएट होता है, मतलब कि मुख्यालय या सचिवालय। तो यहाँ पे आसियान सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? इंडोनेशिया, जकार्ता। अगर हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ से निकालें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहला तो फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये आप लर्न कर लीजिए अच्छे से। और इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया, जकार्ता में। ऐसा करिएगा, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है ना उनके हेडक्वार्टर तो एटलीस्ट आप लोग लर्न करें, अच्छे से आपको याद रहें कि कौन सा कहाँ पे है। तो अब आते हैं, यहाँ हमने एक पिक्चर लगा रखी हुई है। तो ये जो पिक्चर है, जो आसियान मेंबर्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उनमें ही सिंबल्स हैं सारे। तो कुछ आपको जो भी समझ में आ रहे हो या आप बता पा रहे हो कि कौन सी कंट्री का है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द रीसेंट डेवलपमेंट्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आसियान ने रीसेंट डेवलपमेंट्स कौन से किए हैं। तो सबसे पहला ये है 24th आसियान इंडिया सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग। 24th आसियान में इंडिया सीनियर ऑफिशियल मीटिंग हुई है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या आ जाती है कि कहाँ पे कंडक्ट हुई थी, तो ये होस्ट की गई थी दिल्ली में। और इंडिया और आसियान ने अभी अपनी 30th एनिवर्सरी भी
सेलिब्रेट की है ऑफ देयर डायलॉग रिलेशंस, मतलब कि उनके जो डायलॉग रिलेशंस है उसके लिए अब कितने साल हो गए, 30 साल हो गए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये। और सेकंड आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग इंडिया के साथ हुई थी। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देख रहे हैं कि कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, डिजिटल वे में या फिर फील्ड में सबसे ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। तो उसी चीज़ में हमने ये देखा कि जो सेकंड आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग थी विथ इंडिया, द टू साइड्स विथ इंडिया, देखिए यहाँ पे ये समझिए कि जो सेकंड आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है वो इंडिया के साथ हुई है। अब इस मीटिंग में इन्होंने क्या फाइनलाइज्ड किया था, तो इन्होंने फाइनलाइज्ड किया इंडिया आसियान डिजिटल वर्क प्लान 2022 फॉर फ्यूचर कोलैबोरेशन इन द फील्ड, मतलब कि इस फील्ड में फ्यूचर कोलैबोरेशन के लिए यहाँ पे मीटिंग में इन्होंने फाइनलाइज किया डिजिटल वर्क प्लान 2022 के लिए। तो क्लियर हुआ, यहाँ से देखिए एक फ्रेमिंग हो गई कि एक्चुअल में आसियान के क्या वर्क है। ऐसे समझिएगा कि ठीक है, पढ़ना तो अपनी जगह है कि हमको सारी चीज़ें पढ़नी है, बट एज वेल एज हम जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या वर्किंग है, ये भी हमें माइंड में रखना चाहिए, तभी जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रोडक्टिव होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से एक आपको फ्रेमिंग हो गई कि एक्चुअल में क्या क्या वर्क चल रहे हैं, कि जैसे कि डायलॉग रिलेशन है इंडिया के साथ, डिजिटल वर्क प्लान है 2022 के लिए, तो इस तरीके के ये रिसेंट डेवलपमेंट्स भी रहे हैं। अब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम देखेंगे कि ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन से मेंबर नेशंस हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने 2 क्वेश्चन देखे थे कि आसियान का क्या फुल फॉर्म है, वो याद होना चाहिए। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, जैसे इंडोनेशिया जकार्ता में हमने देखा, तो ये भी याद रखिए। अब हम डिस्कस करेंगे हु आर दी मेंबर नेशंस, मतलब कि आसियान में मेंबर नेशंस कौन से हैं। एक ट्रिक भी है यहाँ पे आपको दूंगी मैं, आप देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो आप उस बेसिस पे भी याद कर लीजिएगा। देखिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। क्लियर हुआ यहाँ पे कौन से हैं कंट्रीज। देखिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ठीक है, तो जब हम इसके अभी फाउंडिंग मेंबर्स देखेंगे तब आपको और अच्छे से ट्रिक समझ में आ जाएगी। अभी हम इसको हमें इसे लर्न करना है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, कौन से मेंबर नेशंस हैं, एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कर लीजिए। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए, और अच्छे से अगर याद करना हो तो ट्रिक ये है कि आप एक बार मैप उठाइए और मैप को जितना ज़्यादा बार देखेंगे, 5 to 10 टाइम्स देख लेंगे, तो आपको वैसे भी यहाँ पे मेंबर नेशंस अपने आप याद हो जाएंगे। क्लियर हुआ। देखिए, वेयर डज द जेनेसिस ऑफ आसियान लाई, यहाँ पे हम देखेंगे कि कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो 1967 में स्टैब्लिश किया गया विद द साइनिंग ऑफ द आसियान डिक्लेरेशन। देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, जिस चीज़ पे साइन करके इन्होंने इसे इस्टेब्लिश किया था उसे कहा गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, और बैंकॉक डिक्लेरेशन को ही कहते हैं आसियान डिक्लेरेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है अगर आ गया कि बैंकॉक डिक्लेरेशन क्या है या आसियान डिक्लेरेशन को और क्या कहते हैं, तो इसे बैंकॉक डिक्लेरेशन कहते हैं। और इसके जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने इस पे साइन किया और इसे इस्टेब्लिश किया। अब बात ये आती है कि फाउंडिंग फादर्स कौन थे, क्या कुछ नाम है, मतलब कोई व्यक्ति थे जिन्होंने आसियान को इस्टेब्लिश किया, तो व्यक्ति तो थे, बट यहाँ पे फाउंडिंग फादर्स का मतलब है कि कौन सी कंट्रीज थी। तो देखिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। अब यहाँ पे इसे कैसे याद कर सकते हैं आप, ऐसे याद कर लीजिए IMTSP। ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ये फाउंडिंग फादर्स हैं आसियान के। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए, नेक्स्ट आएंगे, उससे पहले देखिए कि कुछ इस तरीके से बैंकॉक डिक्लेरेशन किया गया उस टाइम पे, और ये जो फाउंडिंग फादर्स थे इन्होंने साइन किया 1967 में। क्लियर हुआ। अब देखिए,
1990 में क्या होता है, जो मेंबरशिप होती है, तो मेंबरशिप डबल्ड आफ्टर द चेंजिंग कंडीशंस इन द रीजन। मेंबरशिप क्या हो जाती है, यहाँ पे डबल्ड हो जाती है जैसे ही कंडीशंस, जो चेंजिंग कंडीशंस होती हैं रीजन की, उसके बाद फॉलोइंग द एंड ऑफ द वियतनाम वॉर इन 1975। जिस तरीके से वियतनाम वॉर एंड होता है 1975 में, और कोल्ड वॉर इन 1991। यहाँ से दो क्वेश्चन और बन जाते हैं कि वियतनाम वॉर कब हुआ। देखिए 1975 में एंड हुआ, ठीक है, और कोल्ड वॉर कब एंड हुआ, तो 1991 में। क्या करा करें, जब आप अपने नोट्स बनाते हैं ना, तो उसमें ऐसे साइड में लिख लीजिए वियतनाम वॉर एंड लिख रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो 1975 में कोल्ड वॉर आपका चैप्टर भी दिया हुआ है, ठीक है, तो उसे भी पढ़ेंगे हम 1991 में, मतलब डिस्कस करेंगे चैप्टर्स में जब भी ऐसा कुछ होगा कोल्ड वॉर वगैरह की बात। अब देखिए कब कौन सी कंट्रीज ऐड की गई, तो हम देखते हैं कि जो ब्रूनेई है 1984 में ऐड की गई। देन वियतनाम को 1995 में, देखिए 1975 में वॉर एंड होता है वियतनाम वॉर, और 1995 में इसे मेंबरशिप दे देते हैं आसियान की, ठीक है, और ब्रूनेई को 1984 में, लाओस और म्यांमार को 1997 में, और कंबोडिया को 1999 में। क्लियर हुआ यहाँ तक कि किस तरीके से मेंबरशिप डबल हुई आसियान की। अब देखिए 1995 में मेंबर्स साइंड अ डील टू क्रिएट अ न्यूक्लियर फ्री जोन इन साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, मेंबर स्टेट्स हैं, वो साइन करते हैं, एक डील करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि न्यूक्लियर फ्री जोन बनाएंगे साउथ ईस्ट एशिया में। कब, 1995 में ऐसा डील करते हैं और साइन करते हैं। फिर जो अभी हम सुनते हैं आसियान विजन 2020, तो ये कब साइन किया गया था या इसका एडॉप्शन कब किया गया था, तो 1997 में एडॉप्शन ऑफ आसियान विजन 2020, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 2003 में क्या होता है। देखिए 2003 में बाली कॉनकॉर्ड सेकंड होता है, किस चीज़ के लिए, आसियान कम्युनिटी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए। समझ में आ रहा है आपको। अगर हम और ऊपर से मतलब थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि मेंबरशिप डबल कब हो रही है, 1990 में। देन 1995 में क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर फ्री जोन बनाने की बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में। 1997 में एडॉप्शन होता है आसियान विजन 2020 का, और 2003 में बाली कॉनकॉर्ड सेकंड होता है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आसियान कम्युनिटी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए 2007 में ये डिक्लेरेशन होता है, सेबू डिक्लेरेशन टू एक्सेलरेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आसियान कम्युनिटी बाय 2015, कि एक्सेलरेट कर सके एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आसियान कम्युनिटी बाय 2015। नेक्स्ट 2008 पे हम आते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, आसियान चार्टर कम्स इनटू फोर्स एंड बिकम्स अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। यहाँ पे आसियान चार्टर जो है मतलब इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, लेके आ जाते हैं और इसको लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बना दिया जाता है। और एट लास्ट 2015 में आसियान कम्युनिटी का लॉन्च किया जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। एक बार आप लोग भी इस तरीके ये जो पॉइंट्स हैं ना, इसे गो थ्रू कर लीजिए। 1990 में मेंबरशिप डबल होती है, 1995 में न्यूक्लियर फ्री जोन की बात करते हैं, 1997 में आसियान कम्युनिटी के एडॉप्शन की बात होती है, सॉरी आसियान विजन 2020 की बात होती है, 2003 में आसियान कम्युनिटी की बात होती है, और एट लास्ट कब जाके ये बनता है, 2015 में लॉन्च किया जाता है। क्लियर हुआ। देखिए नेक्स्ट हम आते हैं। अब जो आसियान कम्युनिटी है ये मतलब कंप्राइजेस ऑफ 3 पिलर्स। इसमें 3 पिलर्स हैं। कौन से हैं, आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पॉलिटिकल सिक्योरिटी पे ही वर्क कर रहे हैं। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी है और आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो पिलर्स हैं, आप देख रहे होंगे कि इस तरीके के जो पिलर्स हैं या इस तरीके के वर्ड्स हैं वो हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हैं।
इवन अगर हम पॉलिटिकल साइंस की ही बात कर रहे हैं तो हम 3 चीज़ें तो बोल रहे हैं। कौन सी? एक तो पॉलिटिकल, ठीक है, ऐसे समझिए, ये वर्ड्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल। तो कुछ चीज़ों को ना आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर फ्रेमिंग में। कहीं आपको अगर ऐसा आ जाए कि एनालाइज कीजिए, तो वहाँ पे आप ये वर्ड्स बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में भी फोकस की जाती है और एज वेल एज हम जहाँ कहीं पे भी देखें इन चीज़ों को फोकस किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 पिलर्स हैं आसियान कम्युनिटी के। आई होप आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आसियान के? टू एसिलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एसिलरेट करना, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट फॉर अ प्रॉस्पेरस पीसफुल कम्युनिटी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की प्रॉस्पेरस पीसफुल कम्युनिटी हो, इसके लिए उन्होंने ये बोला कि इकोनॉमिक ग्रोथ को एसिलरेट करें, कल्चरल डेवलपमेंट एज वेल एज सोशल प्रोग्रेस को। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। किस चीज़ को प्रमोट करेंगे? रीजनल पीस को और स्टेबिलिटी को, थ्रू अबाइडिंग रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ एंड एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। अब रीजनल पीस प्रमोट करने के लिए किस चीज़ को फॉलो करेंगे? ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बोलते हैं खुद से कि शांति रखिए और सब शांत हो जाए, नहीं होता है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा है कि जो यूएन चार्टर है वहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें ताकि रीजनल पीस और स्टेबिलिटी प्रमोट हो सके। ठीक है, टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन and mutual assistance on matters of common interest in the economic, social, cultural, technical, scientific and administrative fields। मैं फिर बता रही हूँ कि यही सारे पॉइंट्स है, कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव आए आप तो तुरंत ये चीज़ ज़रूर लिखिए। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस है, नहीं तो हर जगह आप लोग लिख दें, बट ध्यान रखिए कि जनरली हम यही इंटरेस्ट देख रहे हैं। जहाँ भी कंट्रीज़ की बात हो रही है तो वो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स, इन सारी चीज़ों में कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं कि एक्टिव कोलैबोरेशन हो, उसे प्रमोट करें। पीस की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव्स आसियान के भी हैं। ठीक है, टू कोलैबोरेट मोर इफेक्टिवली फॉर द ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जैसा कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं कि मोर इफेक्टिवली ग्रेटर यूटिलाइजेशन किया जाए एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्रीज़ का, ट्रेड का एक्सपेंशन हो, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट हो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशंस फैसिलिटीज़ का, और लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल को भी इंक्रीज़ करें। क्लियर हुआ? आई होप आपको जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होते जा रहे होंगे कि कौन से हैं। आप इसको जब आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं ना, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, as we can see that ASEAN is working on all these things। कौन सी चीज़ें हैं? तो ये देखिए, ट्रेड है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन है, इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर है। ऐसे तरह तरह के पॉइंट्स हैं जिन्हें आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? देखिए, टू प्रमोट साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़, साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ को प्रमोट करना। टू मेंटेन क्लोज एंड बेनिफिशियल कॉपरेशन, क्लोज और बेनिफिशियल कॉपरेशन हो विथ एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। पूरा स्ट्रक्चर हमें यही बता रहा है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कि जो मेंबर नेशंस हैं हम उनकी हर एक कंडीशन को ध्यान में रखें, ठीक है, लोगों को ध्यान में रखें, एज वेल एज जो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ हम अच्छे से कोऑपरेट करें और कॉमन इंटरेस्ट रखें। क्लियर हुआ? देखिए, नेक्स्ट हम आएंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आसियान पे। तो क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आसियान के? जैसा कि ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन है इन साउथ ईस्ट एशिया, TAC इसे कहते हैं, 1976, इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या दिए हुए हैं? देखिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द इंडिपेंडेंस, सोवर्निटी, इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ऑल नेशंस। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं,
सोवरेन इक्वलिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सिर्फ यही कह रहे हैं कि सारे नेशंस की इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन, पॉपुलेशन, साइज, मिलिट्री पावर्स, इन सारी चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए सबको इक्वल ट्रीट करें और म्यूचुअल रिस्पेक्ट दें। ऐसा कोई कंट्री ना करे मेंबर नेशन की कि एक कंट्री के पास मिलिट्री पावर कैसी है, बहुत ज़्यादा है, और एक कंट्री के पास बहुत कम है, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की जो बात हो रही है वो देने से मना कर दें। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यही सारे पॉइंट्स हैं। एक बार देखो हम इस पे मैप पे देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें? म्यांमार। तो म्यांमार है, वियतनाम है, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। देखिए अब अगर हम यहाँ पे बात करें जोग्राफिकल साइज की, तो सिंगापुर और ब्रुनेई अगर हम देखें तो जोग्राफिकल साइज बहुत कम है, बट इस बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, यही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कंट्रीज देखते हैं। इंडोनेशिया यहाँ पे है, फिलीपींस है, तो सारी कंट्रीज हो गई ना। कोई कंट्री को बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है ना, बुरा ना लगे कि हम रह गए, ठीक है। तो यहाँ पे सारी कंट्रीज हो गई। अब देखो नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि हर एक स्टेट का राइट क्या है? द राइट ऑफ एवरी स्टेट टू लीड इट्स नेशनल एग्जिस्टेंस फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, सबवर्जन और कोअर्जन। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हर एक स्टेट के पास, कंट्री के पास राइट है कि वो कैसे रहे, नेशनल एग्जिस्टेंस, लीड इट्स नेशनल एग्जिस्टेंस फ्री फ्रॉम, मतलब कि जिस तरीके से वो अपना राष्ट्र चलाना चाहते हैं वो चलाएं और वो फ्री रहें। किस चीज़ से? एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से। ये प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना, आसियान के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। अब देखिए, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ वन अनदर, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम साथ में काम तो कर रहे हैं हर एक चीज़ का, बट एक दूसरे की कंट्री में इंटरफियरेंस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? नॉन इंटरफियरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स। जो इंटरनल अफेयर्स हैं कंट्री के, उसमें इंटरफियरेंस नहीं होगा, नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मैनर। इसके बाद भी कुछ डिस्प्यूट्स या डिफरेंसेस आ जाते हैं तो उसे लड़ाई झगड़ा करके सॉल्व नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? पीसफुल मैनर में करेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, रिनाउंसिएशन ऑफ द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स, इफेक्टिव कोऑपरेशन अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। तो ऐसा एक दूसरे को फोर्स के लिए भी डर ना हो, एज वेल एज उन्होंने ये कहा कि इफेक्टिव कोऑपरेशन हो। तो ये सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं आसियान, ये आए आपको क्लियर हुए। अब हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कैसा है आसियान का, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ आसियान, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चेयरमैनशिप। तो जो चेयरमैनशिप होती है कि कौन कब ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप किसे मिलेगी, तो ये रोटेट होती है। अगर हम ब्रिक्स की देखें तो वो भी रोटेट होती है, एज वेल एज आसियान की भी रोटेट होती है, बेस्ड ऑन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश नेम्स ऑफ मेंबर स्टेट्स। जैसे कि इंग्लिश नेम्स हैं मेंबर स्टेट्स के, तो अल्फ़ाबेटिकली इन्हें हम चेयरमैनशिप देंगे। जैसे अगर देखो ऐसे समझो, अगर हम मेंबर नेशंस पे आ जाएं, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, कहाँ गया, हाँ नहीं ये भी नहीं है, देखिए मैप हम डिस्कस कर रहे थे ये। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे म्यांमार है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है। तो कंबोडिया में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो फर्स्ट है ये सबसे पहले आता है ABC में, उससे पहले ब्रुनेई आता है। तो सबसे पहले चेयरमैनशिप किसे मिलेगी? ब्रुनेई को। उसके बाद C से तो कंबोडिया, तो कंबोडिया को। इस वे में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेयरमैनशिप रोटेट होती है। क्लियर हुआ? अब देखिए आसियान समिट की अगर हम बात करें तो जो सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी है आसियान की, जैसा कि जो सुप्रीम बॉडी है आसियान समिट मेन वही है, एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी इन आसियान द समिट सेट्स द डायरेक्शन ऑफ आसियान। समिट क्या करती है? जब समिट होता है तो यहाँ पे आसियान पॉलिसीज कौन सी होंगी उसका डायरेक्शन करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स का। अंडर द चार्टर द समिट मीट्स ट्वाइस अ ईयर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर ये है कि कितने टाइम में समिट होती है, तो ये ट्वाइस अ ईयर होती है।
अब यहाँ पे आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, वो आप मुझे पता है कि बहुत अच्छे से बता देंगे। आपको ये बताना है कि सार्क की जो मीटिंग होती है वो कब कब होती है, ब्रिक्स की कैसे होती है, ऐसे कुछ कितने ईयर्स में होती है कि एनुअली होती है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर हुआ? आसियान का तो पता चल गया। अब नेक्स्ट आते हैं आसियान मिनिस्ट्रियल काउंसिल्स। अब मिनिस्ट्रियल काउंसिल की बात करें तो जो चार्टर इस्टेब्लिश किया गया था उसमें 4 इम्पॉर्टेंट न्यू मिनिस्ट्रियल बॉडीज़ थी टू सपोर्ट द समिट। जैसे कि हम देख रहे हैं कि समिट का वर्क क्या है, डायरेक्शन ऑफ द पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो अब यहाँ पे 4 बॉडीज सेटअप की गई न्यू मिनिस्ट्रियल बॉडीज़। ये थी आसियान कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, ACC सीमेंट नहीं है यहाँ पे, ये है आसियान कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, मतलब ये कोऑर्डिनेट करने का वर्क करेगी। देखिए कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं ना तो वो वर्ड्स में ही हर एक चीज़ का आंसर छुपा हुआ रहता है, बस बात इतनी है कि हमें समझना रहता है। तो जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आने लगेगा। आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी काउंसिल, अभी जैसे कि हमने 3 पिलर्स में बात की थी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल और आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी काउंसिल। अब डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी मोड है डिसीजन मेकिंग का आसियान में वो कंसल्टेशन और कंसेंसस से होता है। क्लियर हुआ? देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो चार्टर है, ठीक है, उसमें प्रिंसिपल्स दिए गए हैं आसियान एक्स के। तो आसियान एक्स क्या है, इसका मतलब यहाँ पे है कि अगर सारे मेंबर स्टेट्स एग्रीमेंट में हैं, अ फॉर्मूला फॉर फ्लेक्सिबल पार्टिसिपेशन में बी यूज्ड, तो फ्लेक्सिबल पार्टिसिपेशन फॉर्मूला ही यूज़ करना है, so that the members who are ready may go ahead while members who need more time for implementation may apply a flexible timeline। मतलब कि जिसे भी यहाँ पे आना है वो आगे बढ़ सकते हैं और जिसे थोड़ा टाइम चाहिए है तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ टाइम भी प्रोवाइड किया जाए। तो जो चार्टर है वो इंश्योरेंस करता है प्रिंसिपल्स ऑफ आसियान एक्स के। ठीक है, फॉरम्स लेड बाय आसियान। अब कौन से फॉरम्स हैं जो आसियान लेड करता है, चलाता है? देखिए आसियान रीजनल फोरम है, इसे लॉन्च किया गया था 1993 में। 27 मेंबर इसमें मल्टीलेटरल ग्रुपिंग है, वॉज डेवलप टू देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कब इस्टेब्लिश हुआ और क्या वर्क है। तो 1993 में हुआ और क्या था, डेवलप्ड टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन एंड पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज टू कंट्रीब्यूट टू, ठीक है, रीजन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे रीजनल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए और प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी के लिए इस्टेब्लिश किया गया। अब आसियान +3 क्या है? हो सकता है कि ये जो कुछ टॉपिक्स हैं वो आपके एग्जाम में ना पूछे जाए, बट इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं आंसर्स में अच्छे से लिखने के लिए, और आई होप आपसे पूछा जाए और आप अच्छे से आंसर्स लिखें। ठीक है, तो जो कंसल्टेटिव ग्रुप है ये 1997 में आया था, इस्टेब्लिश किया गया था, ब्रिंग्स टुगेदर आसियान्स 10 मेंबर्स, आसियान्स के 10 मेंबर्स को एक साथ लेके आता है, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। तो आसियान +3 यहाँ से बना कि 10 मेंबर्स और उसमें कौन कौन आ गए, चाइना, जापान और साउथ कोरिया। क्लियर हुआ? देखिए ईस्ट एशिया समिट, तो ईस्ट एशिया समिट होती है 2005 में। ये भी सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी प्रमोट करने के लिए थी रीजन में, और यूजुअली हेड्स ऑफ द स्टेट जो आसियान से थे उन्होंने इसे क्या किया था, अटेंड किया था। ये देखिए फर्स्ट ईस्ट एशिया समिट, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ थोड़ा डेट भी समझ आ रही होगी, 14 दिसंबर 2005। और कहाँ हुई है ये, तो ये भी देखिए लीजिए, ये देखिए 11th एशियन समिट कुआलालंपुर। और जिस तरीके से हम इनका लोगो भी देख रहे हैं पीछे लिखा ही हुआ है, और देख लीजिए तो इस तरीके से कुछ इनकी समिट्स होती हैं। ठीक है, अटेंडेड बाय दी हेड्स ऑफ स्टेट फ्रॉम आसियान। तो कौन कौन थे यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, साउथ कोरिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। आसियान्स प्ले अ सेंट्रल रोल एज द एजेंडा सेटर। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, ADMM+ मीटिंग यहाँ पे कहते हैं इसे। तो अब ये क्या है, देखिए ये प्लेटफॉर्म है आसियान के लिए और इसके 8 डायलॉग पार्टनर्स हैं
टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ रीजन। ठीक है, इसमें 10 आशियान मेंबर्स हैं और 8+ कंट्रीज़ हैं। देख रहे हैं आपकी आशियान की कंट्रीज़, मेंबर कंट्रीज़ तो हर जगह हैं, प्लस और कंट्रीज़ भी कुछ ना कुछ समिट्स में या फिर जिस तरीके से मिनिस्ट्रियल काउंसिल वगैरह है उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पे फिर से कौन थे? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रशियन फेडरेशन, आरओक एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे कन्वे की गई थी? हानोई, वियतनाम, 2010 में। क्लियर हुआ? देखिए, अब यहाँ तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर आपको इन्हें याद करना अच्छे से तो आप जितनी बार इस लेक्चर को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ आशियान। क्या स्ट्रेंथ है आशियान की? देखिए, जिस तरीके से ये पिक्चर है, एक दूसरे को ऐसे कोऑर्डिनेशन के साथ होल्ड किए हुए हैं, तो ये एक तरीके से स्ट्रेंथ ही शो कर रही है। तो आशियान की क्या क्या है? देखिए, आशियान कमांड्स फार ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन एशिया पैसिफिक ट्रेड। अब जैसे कि इतनी सारी कंट्रीज़ हैं इसी साइड साउथ ईस्ट एशिया में, तो ग्रेटर इन्फ्लुएंस होगा एशिया पैसिफिक ट्रेड पे। ठीक है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी इशू देन इट्स मेंबर कुड अचीव इंडिविजुअली। मतलब कि ऐसा समझिए कि इंडिविजुअल लेवल पे एक कंट्री जो चीज़ अचीव नहीं कर सकती है, वही ये अपनी स्ट्रेंथ, क्योंकि सब एक साथ हैं, तो उस बेसिस पे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 2019 में जो पॉपुलेशन थी आशियान की, मतलब जितने भी मेंबर नेशंस हैं, उनकी टोटल 655 मिलियन मतलब कि पीपल 8.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। क्लियर हुआ? अगर अब हम देखें इकोनॉमिकली, मेजर ग्लोबल हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड, जैसे कि हम सभी जानते हैं, तो ये मेजर पॉपुलर मतलब हब है, यहाँ पे ग्लोबल हब है मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड का, और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट्स हैं वर्ल्ड का। क्लियर हुआ है यहाँ तक? देखिए, अब नेक्स्ट हम आते हैं, हमने क्या क्या देखा स्ट्रेंथ में कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, क्योंकि पॉपुलेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो ट्रेड सेक्टर में सबसे ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेड में, और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट्स भी यहीं पे है। ठीक है, जो ये 10 मेंबर नेशंस की हम बात कर रहे हैं। 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। समझ सक रहे हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इट इज़ प्रोजेक्टेड टू रैंक एज 4th लार्जेस्ट। ऐसा प्रोजेक्ट किया गया, ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 2050 तक ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी, और अभी 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 3rd लार्जेस्ट लेबर फोर्स है इन द वर्ल्ड बिहाइंड चाइना एंड इंडिया। मतलब चाइना और इंडिया के पास जो लेबर फोर्स है वो ज़्यादा है। उसके बाद जो 3rd लार्जेस्ट लेबर फोर्स है वो भी आशियान के ही पास है। तो इसी तरीके से ये स्ट्रेंथ्स हैं आशियान की। अब अगर हम बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस किस के साथ हैं? आशियान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एरिया है, फिर चाइना, इंडिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, हांगकांग, चाइना। रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, हर तरीके से इतना डेवलपमेंट, इतना फोकस किया गया है कि ये 10 मेंबर नेशंस अदर जितने भी एक्सटर्नल कंट्रीज़ हैं उनसे कनेक्टेड हैं और उनके लिए भी बेनिफिशियल है। 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग रीजन है। ठीक है, ओनली द EU, नॉर्थ अमेरिका एंड चाइना, हांगकांग अकाउंटिंग फॉर 7% ऑफ ग्लोबल एक्सपर्ट्स। मतलब यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में सिर्फ ये जो 3 है ये 7% में है, और ये 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग रीजन है। एज वेल एज अगर हम इनकी रीजनल स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी किस तरीके से है, देखिए, by building much needed norms and fostering a neutral environment to address shared challenges। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इतनी सारी स्ट्रेंथ्स हैं, इतने सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, इस तरीके से इतने अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो कुछ चैलेंजेस भी होंगे। तो वो कौन से चैलेंजेस हैं ये हम डिस्कस करेंगे। रीजनल इम्बैलेंसेस हैं। देखिए, अगर हम इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस की बात करें, इंडिविजुअल मार्केट की, हर एक कंट्री जो भी मेंबर नेशंस हैं उनकी, तो यहाँ पे रीजनल इंस्टेबिलिटी है, मतलब रीजनल इम्बैलेंसेस है।
ठीक है। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, जैसा कि ये हमेशा चैलेंज होता ही है, हर एक जगह देखने को मिलता है। तो आशियन मेंबर स्टेट्स रिमेन्स वेरी लार्ज एंड दे हैव अ मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑन इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी पे भी इनका एक मिक्स रिकॉर्ड है। इसमें गैप है रिच और पुअर आशियन मेंबर स्टेट्स के बीच में, ठीक है। वाइल सिंगापुर बोस्ट द हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा, सिंगापुर की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा है, नियरली $53,000 2016 में। अगर कंबोडिया की बात करें तो वो लोएस्ट है $1,300, ठीक है, लेस देन $1,300। बहुत से रीजनल इनिशिएटिव्स हैं जो कि एबल नहीं थे इनकॉर्पोरेट करने के लिए नेशनल प्लान्स में, as the less developed countries faced resource constraints to implement the regional commitments। कहीं कहीं पे जो कंट्रीज़ हैं जो इतना अच्छा उनके पास नहीं है सारी चीज़ें रिसोर्सेज, तो वहाँ पे जाके ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ फिर रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स फेस करती हैं। तो एक तरीके से ये भी चैलेंज है। तो हमने देखा कि रिच और पुअर के बीच मेंबर स्टेट्स के बीच का गैप है। जीडीपी जहाँ अगर हम सिंगापुर की देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा है, तो वहीं कंबोडिया की सबसे कम है। वहीं अगर बात आती है कमिटमेंट्स की, तो कुछ लेस डेवलप्ड स्टेट्स फेस करते हैं रिसोर्सेज कॉन्स्ट्रेंट्स। क्लियर हुआ? जो मेंबर्स की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी मिक्स हैं डेमोक्रेसी के साथ। कम्युनिस्ट अथॉरिटेरियन स्टेट्स इस तरीके से हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि इससे पहले अगर बाइपोलैरिटी में हम जाएं तो यहाँ पे भी कम्युनिस्ट ये सारी चीज़ें थी, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं चीज़ें। अगर हम साउथ चाइना सी की बात करें तो ये मेन इशू है एक्सपोजिंग द ऑर्गेनाइजेशंस रिफ्ट्स, ठीक है। एक बार ज़रूर पढ़ें साउथ चाइना सी कौन सा इशू है। आशियान हैज़ बीन डिवाइडेड ओवर मेजर इश्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। आशियान मतलब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो 10 नेशंस हैं, ह्यूमन राइट्स की जब बात आती है तो ये जो मेजर इशू है इस पर कहीं ना कहीं इनके बीच में डिवीजन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्रैकडाउन्स इन म्यांमार अगेंस्ट द रोहिंग्यास। तो ये इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं जो ह्यूमन राइट्स पे कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाते हैं। इनेबिलिटी टू नेगोशिएट अ यूनिफाइड अप्रोच विथ रिगार्ड टू चाइना, एक इनेबिलिटी है कि नेगोशिएट कर सकें एक यूनिफाइड अप्रोच, एक साथ अप्रोच करना विद रिगार्ड टू चाइना, पर्टिकुलरली इन रिस्पॉन्स टू इट्स वाइड स्प्रेड मैरीटाइम क्लेम्स इन द साउथ चाइना सी। जिस तरीके से साउथ चाइना सी में ये क्लेम करते हैं, वहाँ पे ये नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं आशियान कंट्रीज़ के, एक यूनिफाइड अप्रोच नहीं हो पाती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? देखिए फिर है एम्फेसिस ऑन कंसेंसस समटाइम्स बिकम्स अ चीफ ड्रॉबैक, और इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें कभी कभी ड्रॉबैक हो जाती हैं। डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैव बीन अवॉइडेड रेदर देन कॉन्फ्रेंटेड, मतलब कि जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने की जगह उन्हें ऐसा कह दिया जाता है कि अवॉइड कर दिया जाता है, ऐसे समझ सकते हैं। सेंट्रल मैकेनिज्म नहीं है कंप्लायंस को एनफोर्स करने के लिए, ठीक है। और इनएफिशिएंट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म वेदर इट बी इन द इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फेयर्स, मतलब जो डिस्प्यूट्स हैं वो पॉलिटिकली भी हैं और इकोनॉमिकली भी हैं, दोनों तरीके से डिस्प्यूट्स हैं जो इनएफिशिएंट, मतलब डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट नहीं किया जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है ये इनएफिशिएंट है, चाहे इकोनॉमिकली देखें या पॉलिटिकली, ठीक है। अब आशियान टॉपिक और इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हम बात करते हैं इसकी कोऑपरेशन की या रिलेशंस की इंडिया के साथ। तो अब हम देखेंगे कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड आशियान, ठीक है। तो जो इंडिया रिलेशनशिप है वो विद आशियान्स, ये एक की पिलर है इसमें फॉरेन पॉलिसी का भी, और वहीं अगर हम देखें तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी, ठीक है। इंडिया का सेपरेट मिशन है टू आशियान एंड द EAS इन जकार्ता। इंडिया और आशियान ऑलरेडी 25 ईयर्स ऑफ डायलॉग पार्टनरशिप, मतलब कि इंडिया की आशियान के साथ 25 ईयर्स ऑफ डायलॉग पार्टनरशिप है, 15 ईयर्स ऑफ समिट लेवल इंटरेक्शन एंड 5 ईयर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद आशियान। इस तरीके के कुछ रिलेशंस हैं या कोऑपरेशंस हैं इंडिया और आशियान के, ठीक है।
अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, तो आसियान जो है वो इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। India's trade with ASEAN stands at approx 10.6% of India's overall trade. मतलब इंडिया का जितना भी ओवरऑल ट्रेड है उसमें से 10.6% आसियान के साथ है। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, इंडियाज एक्सपोर्ट टू आसियान, तो ये 11.2% है ऑफ अवर टोटल एक्सपोर्ट्स। मतलब जितना भी एक्सपोर्ट हम करते हैं उसमें से 11.26% हम आसियान कंट्रीज़ में करते हैं। आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एरिया भी कंप्लीट हो चुका है, हैज़ बीन कंप्लीटेड। क्लियर हुआ। अब अगर हम बात करें AIBC, ये है आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल। जो ये काउंसिल है इसे सेटअप किया गया था 2003 में, ताकि हम क्या कर सकें, टू ब्रिंग की प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया एंड द आसियान कंट्रीज ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। मतलब कि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर से इंडिया और आसियान दोनों जगह से प्लेयर्स हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकें। क्लियर हुआ बिजनेस के, ठीक है। क्लियर हुआ कि प्लेयर्स मतलब यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड बात हो रही है। अब हम देखेंगे सोशियो कल्चरल कोऑपरेशन, प्रोग्राम्स टू बूस्ट पीपल टू पीपल इंटरेक्शन विद आसियान। ये प्रोग्राम है ताकि पीपल टू पीपल इंटरेक्शन हो सके आसियान के साथ। जैसे कि आसियान स्टूडेंट्स को इंडिया में इनवाइट किया जाता है, स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स भी है फॉर आसियान डिप्लोमेट्स, एक्सचेंज ऑफ पार्लियामेंट्रीज एक्सेट्रा। इस तरीके के हम सोशियो कल्चरल कोऑपरेशन भी करते हैं। अब अगर मेन बात आती है फंड्स की, तो फंड्स की अगर हम बात करें तो जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो आसियान को प्रोवाइड किया जाता है कंट्रीज़ को फ्रॉम द फॉलोइंग फंड्स। कौन से फंड्स से इंडिया प्रोवाइड कर रहा है? देखिए, आसियान इंडिया कोऑपरेशन फंड, आसियान इंडिया S&T डेवलपमेंट फंड, आसियान इंडिया ग्रीन फंड। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से ये फंड्स एलोकेशन किया जाता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है। यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए था? टू आइडेंटिफाई कोऑपरेशन इन द मैरीटाइम डोमेन एज द की एरिया ऑफ कोऑपरेशन अंडर द आसियान इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मैरीटाइम डोमेन से रिलेटेड था ये, इसमें कोऑपरेशन के लिए। दिल्ली डायलॉग की अगर हम बात करें, एनुअल ट्रैक 1.5 इवेंट फॉर डिस्कसिंग पॉलिटिको सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इश्यूज बिटवीन आसियान एंड इंडिया। ठीक है, क्लियर हुआ। आसियान इंडिया सेंटर AIC, ये किस चीज़ के लिए है? पॉलिसी रिसर्च, एडवोकेसी और नेटवर्किंग एक्टिविटीज़ विद ऑर्गेनाइजेशंस एंड थिंक टैंक्स इन इंडिया एंड आसियान। पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन। देखिए, ये जितने भी टॉपिक्स हम डिटेल में पढ़ रहे हैं इन्हें सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप एक्चुअल में हेडिंग एटलीस्ट लर्न कर पाएँ कि क्या क्या इंडिया के साथ रिलेशंस हैं। ठीक है, इंडिया प्लेसेस आसियान एट द सेंटर ऑफ इट्स इंडो पैसिफिक विजन ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, तो पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया क्या करता है? इंडो पैसिफिक विजन ऑफ सिक्योरिटी पे सबसे ऊपर आसियान को रखता है, सेंटर पे रखता है। ठीक है, अब इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ऑफ आसियान फॉर इंडिया। India needs a close diplomatic relationship with ASEAN nations, both for economic and security reasons. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंडिया को जिस तरीके से क्लोज डिप्लोमेटिक रिलेशंस की ज़रूरत है आसियान नेशंस के साथ, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। कनेक्टिविटी विद द आसियान नेशंस कैन अलाउ इंडिया टू इम्प्रूव इट्स प्रेजेंस इन द रीजन। जैसी कनेक्टिविटी होगी आसियान नेशंस के साथ तो उस रीजन में क्या होगा इंडिया के लिए यूजफुल, कि उसकी प्रेजेंस इम्प्रूव हो सके। और ये जो कनेक्टिविटी है, ठीक है ना, जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कनेक्टिविटी रखते हैं ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया को सेंटर पे रखेंगे। दीज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स कीप नॉर्थ ईस्ट इंडिया एट द सेंटर, इंश्योरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जैसे ही हम देखते हैं तो इस साइड नॉर्थ ईस्ट जितने भी स्टेट्स हैं कंट्री मतलब इंडिया में जितने हैं उन पे ज़्यादा सेंटर पे रखा जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को। इम्प्रूव्ड ट्रेड टाइज विद द आसियान नेशंस वुड मीन, अगर ट्रेड टाइज अच्छी हो जाएंगी आसियान नेशंस के साथ तो ये क्या होगा? इट काउंटर टू चाइनाज प्रेजेंस इन द रीजन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर इंडिया। क्लियर हुआ है यहाँ तक? देखिए,
ASEAN occupies a centralized position in the rules-based security architecture in the Indo-Pacific. आशियान ऑक्यूपाई करता है सेंट्रलाइज्ड पोजीशन रूल्स बेस्ड सिक्योरिटी में आर्किटेक्चर में इन द इंडो पैसिफिक विच इज़ वाइटल फॉर इंडिया सिंस मोस्ट ऑफ इट्स ट्रेड इज़ डिपेंडेंट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी। मतलब कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आशियान ऑक्यूपाई करता है सेंट्रलाइज्ड पोजीशन इन अ रूल बेस्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में, जो कि इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए क्योंकि बहुत से ट्रेड जो हैं वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट हैं, मैरी टाइम सिक्योरिटी पे। क्लियर हुआ? आशियान नेशंस के अगर कोलैबोरेशन की बात करें तो ये ज़रूरी है ताकि काउंटर कर सकें इंसर्जेंसी इन दी नॉर्थ ईस्ट, कॉम्बैट टेररिज्म, टैक्स इवेशंस एक्सेट्रा। तो इस तरीके से काफ़ी सारे सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए। अब डिस्कस तो हमने किए, लेकिन इन्हें याद कैसे करेंगे? तो जितनी बार आप इसको जो मैंने आपको पढ़ाया है रिवाइज करते जाएंगे, सुनते जाएंगे, उतने ज़्यादा अच्छे से आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है ना? क्लियर हुआ? तो आज के इस सेशन में हमने जो भी डिस्कस किया है, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा आशियान क्या है, कैसे वर्क करता है, इस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ, इंडिया के साथ कैसे रिलेशंस है, एज वेल एज मेंबर नेशंस तो ज़रूर याद हो गए होंगे, मैंने इतनी बार नाम ले लिया था। ठीक है ना? तो जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इससे ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।